हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं गोस के पेरमे की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्वेश्चन स्टैंड 2024 में पूछा गया है आपके एग्जाम में, और 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आप इसे तैयार करके जरूर जाएं। देखो, हमने जो लास्ट क्लास की बात करें ना, हम आपसे हमने सबसे पार्ट 1 में जो बात की थी ना, गोस की पिरमे देखी थी। हमने क्या देखा था सर, गोस की पिरमे के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी गोस की पिरमे की सहायता से गुलाम का नियम। क्या देखा था? गुलाम का नियम। आज जो हम बात करेंगे वो गोस की पिरमे की सहायता से क्या देखने वाले हैं, आज जो हम बात करेंगे ना आपसे, वो गोस की पिरमे की सहायता से क्या देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के बॉटम से, तो आप इसे बहुत ध्यान समझेंगे। देखो, आपको किस तरीके से लिखा मिलेगा, आपको इस तरीके से आएगा लिखा हुआ, आपको इस तरीके से आएगा गोस की पिरमे की सहायता से। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गोस की पिरमे के अनुप्रयोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग हैं, एम्पियर के नियम, एम्पियर के अनुप्रयोग, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। देखो यहाँ से, तो अगर हम बात करें तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, गोस की पिरमे की सहायता से, गोस की पिरमे की सहायता से अनंत लंबाई के, क्या पूछ जाएगा आपसे, गोस की पिरमे की सहायता से अनंत लंबाई के, कौन से अनंत लंबाई का तार लेना आपको, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। देखो, जब भी आपसे अनंत लंबाई का पूछा जाएगा ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको ये वाला डेरिवेशन करके आना है। 5 मार्क्स का आएगा, 2024 में भी आया है 5 मार्क्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखो, इसे समझने से पहले ना आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो, 3 चीजें समझ लेते हैं हम, और ये आपको पूछ जाएगी एग्जाम में। ये तीनों डेरिवेशन जो अगले डेरिवेशन होने वाले, तीनों में यूज होगी। एक होती है सर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपने पढ़ा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो, इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, ये भी आप याद रखें। एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सर ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, अभी बताते हैं। देखो, अगर हम आपसे बात करते हैं ना लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, तो इसे बोलते हैं रेखीय रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अगर हम इसकी बात करें ना आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर हम इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं आयतन पृष्ठीय घनत्व, आयतन पृष्ठीय घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो स्टैंड ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये तीनों ही डेफिनेशन यूज करने वाले हैं हम, ये डेरिवेशन में यूज होगा, इनकी सहायता से करने वाले हैं, तो इसे आप समझिए। देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, इसे क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे। देखो, अगर हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं ना, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल होता है ना, ये होता है लैम्डा। क्या होता है सिंबल, लैम्डा। इस तरीके से इसे दिखाते हैं। लैम्डा को कैसे लिखते हैं सर, इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम सरफेस डेंसिटी की बात करें तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसे बात करें तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से। क्या बोलते हैं इसे, रो। देखो, इसे बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट इसे बोलते हैं लैम्डा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सिग्मा, ये आपने पढ़ा होगा सिग्मा। और इसे बोलते हैं रो। रो आप जानते हैं, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है रो, इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं लैम्डा, देखो लैम्डा की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो लैम्डा जो होता है ना, वो इक्वल होता है किसके, आवेश अपॉन लेंथ, आवेश अपॉन लेंथ। यानी कि आवेश एकांक लंबाई में जो आवेश जो आवेश है ना, उसे बोलते हैं सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है, और ये जो मात्रक होता है ना, कुलाम अपॉन मीटर, कुलाम अपॉन मीटर, कुलाम अपॉन मीटर, कुलाम पर मीटर इसका मात्रक होता है।
जो सिग्मा होता है ना वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू अपॉन ए के इक्वल होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सर। इसी तरीके से जो रो होता है ना वो बराबर होता है क्यू अपॉन वी के, क्यू अपॉन वी के, इसका मात्रक होता है कूलम्ब मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। देखो ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करने हैं। देखो यहाँ बात चल रही है लीनियर की यानी कि रेखीय की, तो यहाँ पर आएगी लेंथ। यहाँ बात चल रही है सरफेस की, पृष्ठ की, पृष्ठ एरिया की, तो यहाँ पर आएगा एरिया। यहाँ बात चल रही है वॉल्यूम की, आयतन की, किसकी, आयतन की, तो यहाँ पर आएगा आयतन। बस ये याद रखना। तीनों में कॉमन क्या है, आवेश तीनों में ऊपर है। बस अगर रेखीय आवेश घनत्व आ जाए तो लंबाई से डिवाइड कर दीजिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाए तो एरिया से डिवाइड कर दीजिए, और आयतन आ जाए तो आयतन से डिवाइड कर दीजिए। बस ये याद रखना है। तो अगर आपसे पूछ जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ये इसके मात्रक होते हैं, तीनों याद रखने हैं। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करने वाले हैं। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और रो बराबर क्यू अपॉन वी। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एल के। इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन ए के बराबर होता है। इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, ये किसके बराबर होता है, रो के। तो रो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन वी के। मात्रक याद रखना है कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ये इसके मात्रक है। तो स्टैंड आई होप आप ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन ये पूछा गया है गॉस की प्रमेय की सहायता से क्या करना है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये आपका डेरिवेशन है। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें पहले। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो आप रफ कर देते हैं इसे। अब बात करते हैं आपसे, हम अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझिए। डायग्राम बनाना सीखिए कैसे बनाते हैं। देखो हमसे क्या बोलेगा, अनंत लंबाई का तार लेना आपको, और वो भी आवेशित, जिसपे आवेश हो। तो एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते चलना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तभी आप एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे ना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये डेरिवेशन आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो आपको हमने बताया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इनका यूज करेंगे अभी। तो आपको याद रखना है सब चीजें। अब देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। देखो डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। इस तरीके से एक डायग्राम बना लीजिए आप भी। देखो ये कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है, यानी कि इस तरीके से अनंत लंबाई का है। डॉटेड डॉटेड से दिखा देंगे आप इस तरीके से। ये क्या है सर, अनंत लंबाई का तार है। ये क्या है, अनंत लंबाई का तार है, और इसे आप डॉटेड डॉटेड से दिखा देंगे, इसका मतलब है ये अनंत लंबाई का है। ये हुआ बिल्कुल। अब इस पे क्या है, ये क्या है, आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। इस पे क्या है, चार्ज है, एक समान रूप से आवेशित तार है। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे, और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी। बिल्कुल होगी सर, इसकी लेंथ भी होगी कुछ ना कुछ। तो वो जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम, वो क्या है, वो स्मॉल एल है। वो क्या है, स्मॉल एल है। बिल्कुल सर, वो क्या है, स्मॉल एल है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने क्या पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, गोल यानी कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से एक पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक इमेजिनरी सरफेस, यानी कि आप क्या बनाएंगे, एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे इस तरीके से, और उससे देखेंगे कि कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो आप इसी तरीके से इमेजिनरी सरफेस बना लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे यहाँ पर, और उस पर देखेंगे कितना फ्लक्स गुजर रहा है। आपको बहुत ध्यान से बनाना है। देखो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, इस तरीके से एक इमेजिनरी सरफेस बना लेंगे। आपको स्केल वगैरह का यूज करके बनाना है अच्छे से डायग्राम, हम आपको समझा देते हैं बस। आप क्या बनाएंगे, एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे इस तरीके से, और इसे एक क्या दे देंगे, बेलन का आकार का बनाएंगे। आप इसे क्या बनाएंगे, एक बेलन का आकार का।
क्या बनाएंगे, बेलन बना लेंगे आप इस तरीके से। तो आपके सामने देखो यहाँ पर एक बेलन का आकार बन चुका है और इस पर क्या है देखो, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसके एरिया वेक्टर की बात करते हैं ना, अगर यहाँ पर एक अल्पांश यहाँ पर ले लेते हैं। अब आप ये बताइए पहले इसमें क्या बताएंगे आप, पहले आप ये बताएंगे कि इसमें आप ये बताइए इसमें कितने सरफेस है, इसमें कितने सरफेस है, ये कितने पार्ट है इसके पोर्शन, 1 2 3। तो हम इसे अलग अलग नाम दे देते हैं। देखो इसे कह देते हैं हम, ये क्या है सरफेस S1 है सरफेस, और ये क्या है सरफेस S2 है, और इसी तरीके से ये सरफेस S3 है। तो बेलन में कितने सरफेस होते हैं ये आपको याद रखना है, 3। कितने सरफेस होते हैं, 3। तो S1 ये सरफेस क्या है सर S1, ये क्या है सर S2, और ये क्या है S3। तो 3 सरफेस है इसमें। अब देखो अगर हम बात करें प्लस के आवेश के कारण जो ए की डायरेक्शन होती है ना वो बाहर की तरफ होती है, वो क्या होती है, बाहर की तरफ। वो क्या होती है सर, बाहर की तरफ, बिल्कुल सर। अगर हम बात करें एरिया वेक्टर भी क्या होगा, वो भी आउटवर्ड होगा, शेप के लिए क्या होगा, आउटवर्ड। अब ध्यान से देखें आप, प्लस क्यू का आवेश के कारण कहाँ होती है, देखो इस सरफेस को आप इधर लिख लीजिए, ये क्या है सरफेस S1, यहाँ पर लिख लीजिए। अब आप बताइए प्लस क्यू आवेश के कारण जो ए की डायरेक्शन होती है वो होती है बाहर की तरफ, वो कहाँ होती है सर, बाहर की तरफ। लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो यहाँ पर आएगी इसकी डायरेक्शन, कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर आएगी, इस तरीके से। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अब इसी तरीके से सरफेस S3 को देखिए, तो सरफेस S3 को आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, आप कहीं भी बना सकते हैं। ये क्या है सर, एरिया वेक्टर, और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ है सर, बाहर की तरफ, प्लस के आवेश के कारण बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर क्या है सर, ये क्या है, इस तरीके से। तो ये देखो आप ध्यान से, आपके सामने क्या बनना है, 3 सरफेस है S1 S2 और S3। तो आप क्या करेंगे, टोटल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे इससे, क्या करेंगे, टोटल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कैसे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आपका टोटल निकाल लेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो आप ऐसे देखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब इसमें कितने सरफेस हैं, सरफेस S1 सरफेस S2 सरफेस S3, यानी कि 3 पृष्ठ हैं, और तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे, तो टोटल निकल जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। तो टोटल कैसे निकलेगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, φE टोटल है। देखो आपका डी नहीं लेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं संपूर्ण की। अब हम कितने सरफेस है, 3, तो आप क्या करेंगे, इनके इंटीग्रेशन कर देंगे। सरफेस S1 तो किसके बराबर होता है सर, यानी कि विद्युत फ्लक्स A डॉट DA के बराबर, बिल्कुल सर। सरफेस S2 से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, A डॉट DA, और सरफेस S3 से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, A डॉट DA। अब आपको पता चल चुका है कि इतना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब आप इसे ओपन करेंगे, देखो ओपन करने का तरीका क्या है, ओपन कर लीजिए। तो φE किसके इक्वल हो जाएगा सर, देखो सरफेस S1 तो ऐसे रहेगा। देखो इसका मतलब है अगर आप इस सरफेस S1 यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको इस पोर्शन का पूरा पता चल जाएगा कि इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखें, A डॉट DA, जब आप डॉट हटाते हैं तो क्या आता है सर, ये आता है कोस थीटा होते सर। अगर सरफेस S2 की बात करते हैं बेटा, तो ये अगर आप डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा होते सर। अगर सरफेस S3 की बात करते हैं तो डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा होते सर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, अब आप किसकी बात करें, पहले सरफेस S1 में देखें। अगर आप सरफेस S1 की बात करें ना, सरफेस S1 क्या है सर, ये क्या है सर S1, ये क्या है सर S2, और ये क्या है सर S3। अगर आप बहुत ध्यान से देखें सरफेस S1 में E और DA के वेक्टर, E और DA के बीच का एंगल देखिए कितना। देखो A की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ, और DA की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब 90 डिग्री कोण बनना, ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो सरफेस S1 में क्या है, देखो आप ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। अगर हम सरफेस S1 में देखें ना, तो सरफेस S1 में क्या है, जो E है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, DA के। वो किसके परपेंडिकुलर है, DA के। तो इसका मतलब कितना है, एंगल कितना बनना है यहाँ पर, 90 डिग्री। अगर आप सरफेस S2 में देखें तो S2 में देखें, यहाँ पर देखें, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और जब डायरेक्शन सेम होती है तो इसका मतलब क्या है, जो E है ना वो पैरेलल है किसके, वो DA के। E जो है वो पैरेलल है किसके, DA के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल यहाँ पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। इसी तरीके से सरफेस S3 के लिए देखें, S3 में कितना है, देखो E की डायरेक्शन ये है और DA की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं E जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है DA के। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री होता है, लंबवत होता है तो 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या पता चल चुका है, तीनों का एंगल पता चल चुका है, कैसे निकाला। अब देखो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से।
तो यहाँ पर देखिए फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा, फाई ई इक्वल हो जाएगा सरफेस S1। S1 का मतलब क्या है, सरफेस S1 से देखिए कितने विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ए डी ए कोस थीटा, तो कोस थीटा एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। देखो ध्यान से देखें, सरफेस S1 में आएगा ई डी ए कोस 90 डिग्री ओते सर, प्लस सरफेस S2 ए डी ए। अब एंगल कितना लेंगे, देखो सरफेस S2 ये क्या है, सरफेस S2 ये क्या है, सरफेस S1 ये सरफेस S3 है। अब देखो ई डी सरफेस S2 में एंगल कितना है 0, क्योंकि सर दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस 0, क्या लिखेंगे कोस 0। इसी तरीके से सरफेस S3 में देखिए, सरफेस S3 में देखिए, तो यहाँ पर देखो थोड़ी जगह कमी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे नीचे, ये इसी के नीचे है सरफेस S3 प्लस लग रहा है ना, तो ए डी ए तो ऐसे रहेगा। अब कोस में एंगल देखिए, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, सरफेस S3 के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कितना कोण बनना है 90 डिग्री कोण बनना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस 90 डिग्री ओते सर, क्या लिखेंगे कोस 90 डिग्री। अब आप सोल्व कर लीजिए, बस सोल्व कैसे करते हैं देखो, तो फाई ई इक्वल टू किसका जाएगा, देखो ए डी ए कोस 90, कोस 90 का मान कितना होता है याद कराया था ना, कोस 90 का मान होता है 0, तो सरफेस S1 ए डी ए कोस 0 का मान, कोस 90 का मान 0। इसी तरीके से सरफेस S2 की बात करें, सरफेस S2 में कोस 0 की वैल्यू, तो कोस 0 की वैल्यू होती है सर 1। इसी तरीके से सरफेस S3 की बात करते हैं, तो S3 की बात करेंगे तो ए डी ए कोस 90 का मान सर 0। अब देखो आपने सीखा है बचपन से, आप पढ़ते आ रहे हैं, जब 0 के किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा सारा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। जब 0 के किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली बच क्या रहा है सर, फाइनली यहाँ पर क्या बचा, फाई ई बचा, फाई ई बराबर किसके बचा ए डी ए, किसके बचा ए डी ए ओते सर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप तो क्या बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा ए ओते सर, क्या बन जाएगा ए बन जाएगा ओते सर। अगर हम बात करें आपसे, देखो ये क्या बन चुका है, फाई ई बराबर ए आ चुका है, क्या आ चुका है ए आ चुका है। अब हम देखो हमारे पास जगह की बहुत सारी कमी है, तो हमें ये पूरा कैच करना है, हम आपको बताएंगे। देखो तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस की पिरमे की सहायता से लेंगे, तो गॉस की पिरमे ऐसे लिखेंगे आप, गॉस की पिरमे से, आपको गॉस की पिरमे से लाना है ना, बिल्कुल सर, गॉस की पिरमे की सहायता से। गॉस की पिरमे होती क्या है, तो हमने पढ़ा है सर, ये क्या होता है, गॉस की पिरमे जो होती है ना वो ये होता है फाई ए बराबर क्या होता है, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है होते सर, फाई बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो स्टैंड देखो पहले आप इतना नोट करें, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट करें, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो आपको पहले ये नोट करना है, यहाँ से ये नोट कर लिया आपने। अब आप देखें यहाँ से कैसे करेंगे, तो इसे रफ कर देते हैं यहाँ से हम, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं ना, देखो यहाँ पर क्या है, फाइनली हमारे पास क्या है सर, हमारे पास आया फाई ए बराबर ए, क्या आया ए। अब हमने यहाँ पर बात करी सर गॉस की पिरमे की, किसकी बात करी, गॉस की पिरमे की सहायता से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है गॉस की पिरमे से करना है आपको। क्या करना है सर, गॉस की पिरमे होती है फाई ए बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होती है, बिल्कुल सर। अब आप क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या करेंगे सर, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जाएगा क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा ए, इसके बराबर हो जाएगा ए। अब ये ए क्या है सर, ये ए क्या है, ए है एरिया किसका, इसका, ये क्या है बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको याद रखना है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल यानी कि ए कितना होता है 2 पाई आर एच, एच की जगह क्या है यहाँ पे एल, लंबाई की ऊंचाई क्या है यहाँ पे एल, तो 2 पाई आर एल होता है। तो ए की जगह क्या आने वाला है, देखो हम क्या करने वाले हैं, अब अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी ना, रेखीय आवेश घनत्व, तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, रो लैम्डा बराबर क्यों अपॉन एल, क्या पढ़ा था क्यों अपॉन एल, तो क्यों बराबर क्या जाएगा लैम्डा एल, क्या जाएगा क्यों अपॉन, देखो क्यों के वन में मल्टीप्लाई कर दे क्यों, लैम्डा के एल में करेंगे तो लैम्डा एल, तो देखो यहाँ पर सिग्मा की वजह यानी कि क्यों की जगह क्या रखेंगे आप सिग्मा एल, क्या लिखेंगे सॉरी यहाँ पर लैम्डा एल, और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ये तो ऐसे रहेगा, ए की जगह क्या रखने वाले हैं आप, ए की जगह क्या रखने वाले हैं 2 पाई आर एल, क्या रखने वाले हैं 2 पाई आर एल। अब देखो कुछ चीज कट रही है क्या, बिल्कुल सर, तो पाई एल से एल कट रहा है, तो बचा क्या फाइनली एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर। देखो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। अब आपको वही करना है जो हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था। देखो एप्सिलॉन नॉट के साथ में 4 पाई आता है, लेकिन यहाँ पर 4 पाई नहीं है, पाई है, तो पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ में लाइए, तो ए को आप एक तरफ रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट के नीचे तो लाइए 2 पाई,
टू पाई कहाँ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट में आ जाएगा, और लैम्डा के नीचे आ जाएगा आर, क्या आ जाएगा लैम्डा की जगह आर। तो फाइनली हमारा आंसर जो आ चुका है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और न्यूमेरिकल 4 से 5 बार इस पर आ चुका है, तो इस पर न्यूमेरिकल आता है करने के लिए एग्जाम में। डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। देखो यहाँ पर 4 पाई नहीं है, 2 पाई है, ये याद रखना है। यहाँ पर क्या है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, और जो E है ना यहाँ पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, ये आपको याद रखना है। तो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, तो ऐसे करना है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और आपको कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो थोड़ी जगह की कमी थी तो हमने आपको थोड़ा यहाँ से रफ करके यहाँ समझाया, और आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो सबसे पहले आपको जब भी बोला जाए ना, आपको ध्यान देना है कि कौन सा अनुप्रयोग पूछा गया। गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई थी आपसे। अब अनंत लंबाई का तार लेना है, इसका मतलब ये अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। हमने मान लिया इसकी जो हाइट है, इनकी लेंथ है वो एल है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एल है। अब देखो एक समान रूप से आवेशित है, प्लस का आवेश इसमें बिखरा हुआ है, बिल्कुल सर। अब देखो यह है, हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस तैयार करा, वो है बेलन के आकार का, इस तरीके से। अब इसमें बेलन में कितने सरफेस है ये बताइए। तो बेलन में होते हैं 3 सरफेस, 3 पृष्ठ होते हैं, याद रखना। एक पृष्ठ ये है, एक ये वाला पोर्शन है, और ये वाला। इसे हमने नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया S1। ये सरफेस S1 है, ये क्या है सरफेस S2 है, और ये सरफेस S3 है। हमें देखना है कि इसमें कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका अल्पांश ले लेंगे, छोटा सा पोर्शन ले लेंगे। अगर हम इसका पता निकाल लेते हैं इसमें कितना गुजर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल का पता चल जाएगा, बिल्कुल सर। अगर हमें इसका पता करना है सरफेस S2 से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे, अल्पांश लेंगे, और इसका निकाल के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल का पता चल जाएगा। वही तो हमने किया है। और सरफेस S3 का भी हमने इसी तरीके से करा। बस ये आपको याद रखना है, एंगल किस किस के बीच का लेना है, E और DA के बीच का। कौन क्या लेना है, E और DA के बीच का। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस के आवेश के कारण जो E की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा यहाँ पर वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। तो सरफेस S1 में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसी तरीके से सरफेस S2 की बात करते हैं, तो सरफेस S2 में E की डायरेक्शन और DA की डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। इसी तरीके से सरफेस S3 की बात करें, तो सरफेस S3 में E की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ और DA की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इस तरीके से एंगल कितना होता है, 90 डिग्री यहाँ पर। तो आपने याद रखना है cos 0 का मान होता है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब देखो यहाँ पर हमने आपको समझाया, जब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है तो आपको ओपन करना तो आता है, जब ये डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, cos थीटा आता है। और आपको एंगल जब वैल्यू रखेंगे आप, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 जब किसी चीज की 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो EDA बचा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो EA बचेगा, यानी कि इस सरफेस से जितना भी पूरा संपूर्ण पृष्ठ से गुजर रहा है ना विद्युत फ्लक्स, वो कितना है, EA। फिर आपसे बोला गया गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या करा, गॉस की प्रमेय का यूज करा, तो फाई E बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर क्या है, EA। अब आपको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E का मान निकालना, तो E तो आप छेड़ेंगे नहीं, ऐसे रहने देंगे। ए क्या है सर, एरिया किसका, इस शेप का। ये शेप का है बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल यहाँ पर आ चुका है। 2 पाई आर एच होता है ना, तो एच की जगह यहाँ पर क्या है, एल, तो 2 पाई आर एल। अब आप क्यों की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पर, देखो आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। तो यहाँ पर आप लैम्डा एल रख देंगे यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट ऐसी इक्वल टू किसके, ए इंटू ए का मान क्या रख दिया, 2 पाई आर एल। देखो एल से एल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर बचा, ए इंटू 2 पाई आर के। अब देखो आप क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, यानी कि इसे जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो ये आप एक तरफ रहने दीजिए। अब आप बताइए 2 पाई को हम किसके साथ लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट के। तो ये नीचे इसके नीचे लिख देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा के नीचे आर ले आएंगे। तो ए बराबर आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है, और इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हैं,
तो ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको डेरिवेशन क्लियर हो चुका होगा। अब इसके दो डेरिवेशन और बचे हैं एनो पीरियड। एक तो बचा है गोस की प्रमेय की सहायता से, यानी कि पृष्ठ के बाहर अंदर और अंदर पृष्ठ पर और उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बचा है समतल चादर। अगर आप चादर ले लेते हैं समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हैं 2024 में, तो आपको ये अच्छे से तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तो आप पढ़ाई करते रहिए।